ठीक है, मिट्टी वो अभी अच्छी लगती है। बड़े वाला रखा अरे हर कैंप में धार लगानी पड़ती है। उधर हमारे वाला घर है, बड़े वाला फावड़ा नहीं 5 केजी वाला चौड़ा होता उसका। वो भी है पर वो अभी इसमें काम नहीं करेगा। तले मोटे देखो अब हमें पहले जो बेड बनाने के लिए बेसिक बात समझनी है वो ये कि जो दोनों बेम्बुओं के बीच का जो मिड सेंटर होगा वो आपके चलने का रास्ता होगा। बेम्बू को हमेशा सेंटर में रखना है। कारण ये क्योंकि जब आप चलोगे, मशीन ले जाओगे, कुछ भी काम करोगे तो ये बेम्बू आपसे दूर रहना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अपन इसको सेंटर में रख देते हैं। और सेंटर में रखने का दूसरा इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये जो है लता वाली फसल को सीधे ऊपर ले जाता है, तो लता वाली फसल हमसे डिस्टर्ब नहीं होती, टच नहीं होती है, तो वो भी एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा तीसरा ये हो जाता है कि भाई अगर 5वीं फसल लगा रहे हैं तो उस पर हम यहाँ पे वायर बांध पाएंगे, तो उसकी जो फसल होगी वो भी तो अपना औरा 1 आध फीट इस तरफ और 1 आध फीट इस तरफ करेगी, तब भी आपके पास आधा पौना फीट का फिर भी मार्जिन रहेगा। मतलब आपसे पौधे टच नहीं होना चाहिए। पौधों का एक साइंस है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम और आप ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, कि अगर मान के चलो कोई काम आप शांति के पूर्वक के साथ में बैठ के कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हो, और कोई जाके आपको एक बार उंगली कर दे तो आप एक बार तो मुस्कुरा दोगे, ठीक है। दूसरी बार में अरे यार थोड़ा काम कर लेने दो, तीसरी बार में समझ में नहीं आ रहा काम कर रहे, और चौथी बार में तो आपका भूत अंदर का जाग जाएगा। अच्छा, फिर वो व्यक्ति चला जाए, भाग जाए वहाँ से, तो आप रीसेट होने में आपको वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है सर, 100% लगेगा। सेम कंडीशन होती है प्लांट्स की। आपको नहीं पता होता कि प्लांट अभी क्या कर रहा, लेकिन ये काम तो कर रहे हैं दिन रात। वो कोई भोजन बना रहा है तो कोई मतलब लगा हुआ है उनका काम 24 घंटे, ठीक है। तो अब जाके हम अगर उनसे टच होते हैं बार बार, तो ये समझ लो कि हम पौधों को उंगली कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी बार हम पौधों से टच होंगे पौधे डिस्टर्ब होंगे। एक बार अगर आप किसी पत्ती को छूते हो तो साइंटिफिकली आपको पता होना चाहिए 6 घंटे की वर्किंग प्लांट्स की लॉस हो जाती है। मतलब 6 घंटे तक वो अपनी जो वर्किंग जो भी कर रहा है, जो भी स्पीड से वो बढ़ रहा है, वो बंद कर देता है। फिर वो रीसेट होता है अगले 6 घंटे के बाद। तो इसलिए ये जो बेड की जो व्यवस्था हम लोग बनाते हैं ये बहुत ही साइंटिफिकली है कि मतलब आपको चलने के लिए बीच में रास्ता छोड़ा जाए, ताकि बेड पर लगी हुई कोई भी फसल आपसे टच नहीं होना चाहिए और आप फसल से टच ना हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो प्रोडक्टिविटी में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। इसलिए रिज बेड पर ये फसलें लगाई जाती हैं, ताकि जो है फसल आपसे टच ना हो और आप फसल से टच ना हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक साइंस है, इसको आपको फॉलो करना है। बेड हमारा जो है, सॉरी ये बैम्बू जो है ना मिड बेड में रहेगा, और उसके लेफ्ट में आपने 1.5 फीट 1.25 फीट स्पेस बढ़ा दिया और इस तरफ भी बढ़ा दिया। तो जैसे आप पावर टिलर से आप बेड बनाते हैं, तो पावर टिलर क्या करेगा, वो तो ये बीच में चलेगा भाई, ठीक है। आप यहाँ तो चलाओगे नहीं उसको, तो बीच में इससे टच करते हुए आप चलाते चले जाओगे। अब आपको क्या करना है कि वो चौड़ा वाला फावड़ा लेना है और वो बीच से मिडिल से आपको खींचते हुए बस चले जाना है। सिंपल, बस खींचना है और कुछ भी नहीं करना, ना लेफ्ट में मिट्टी ढकेलना ना राइट में ढकेलना, बस आप खींचते चले जाओगे तो वो एक नाली जैसी शेप बनता चला जाएगा। बस वही आपका बेड हो गया। इसको क्योंकि बहुत हाइट पे उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अधिकतम तो 3 इंची तक आप उठा सकते हैं, बाकी मिट्टी के लेवल पे ही रहेगा। बेड की हाइट कितना चाहिए सर? 3 इंच बोल 3 इंच, बस 3 इंच सफिशिएंट है, 2.5 से 3 इंची है ना। अगर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत तो नहीं होगी। कैसा फ्लैट रहेगा ये जो बाम्बू के पास, ये फ्लैट रहेगा, सरफेस फ्लैट ही रहेगा ये। यू शेप या ये हम लोग अभी जो है ना 4 लेयर के बेड की बात कर रहे हैं, ये क्लियर समझना। अभी हम 4 लेयर के बेड की बात कर रहे हैं और मंथ ऑफ फरवरी के मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम 4 और 5 फसलें लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद के जो प्रिपरेशंस होंगे वो बेड की, वो हम लोग अभी ओपन में करेंगे बातचीत, ठीक है। तो अभी इसकी जो बेड की लेंथ है वो हमें, सॉरी विड्थ जो है 3.5 फीट तक मैक्सिमम रखनी है, और 1.5 फीट आपको निकलने का रास्ता छोड़ना है, तो मिड टू मिड आपका 5 फीट सेट हो जाएगा। तो ये आपको बात का विशेष ख्याल रखना है। और जब भी आप कंपोस्टिंग करेंगे तो कंपोस्टिंग का एक बेसल डोज होता है, बेसल डाइट होती है, जिसे हम बेसल डाइट बोलते हैं या बेसल डोज बोलते हैं, जो कि फसल बोने से तुरंत पूर्व में फसल को देना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, खेत में नमी होना चाहिए। वो हमने पहले भी बताया था आपको, एक दिन आया थी चर्चा में बात कि खेत में नमी होगी तभी जैविक खाद डलेंगे।
चाहे आपकी वो जीवाणु युक्त वाली खाद हो, चाहे कोई भी कंपोस्ट खाद हो, नमी है तो ही खाद डलेंगे। और खाद डालने के बाद वापस जुताई भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर कैसे खाद डालेंगे, हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, सब कुछ ओके कर दिया। जैसे आप ये डाल के और फ्री होएंगे तो फिर थोड़ी थोड़ी घास भी आपकी गिर जाएगी नीचे, वो घास भी आप बड़ा झाड़ू लेके और उसको एक बार क्लीन कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखिए मिट्टी पूरी सूखी है आपके खेत की, ठीक है, तो फिर आप उसमें हल्का सा एक स्प्रिंकलर या पानी चला दीजिए और 2 से 3 दिन के बाद फिर आप उसमें कंपोस्टिंग फैला दीजिए और फिर आप रोटावेटर चला दीजिए, पावर टिलर। तो क्या होगा, कंपोस्ट जो है प्रॉपर मिल जाएगा और फिर आप फावड़ा लगा के नाली बना दीजिए तो बेड बन गया, सिंपल। तो ये एक स्टेप होंगे, ये प्रॉपर मतलब कहना चाहिए तरीका होगा कि एक के बाद एक हमें इस तरह से करना है, ठीक है। और अगर आपकी गीली मिट्टी है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर है, तो ठीक है, फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो है ये डाल के और रोटावेटर कर दीजिए। जैसे इस तरह का भी मिट्टी है सर, तो ये अपना मॉइस्चराइजर रेडी मिट्टी ये तो बहुत मॉइस्चर मॉइस्चर है, है। अति मॉइस्चर है। इसमें भी तो हम लोग डाल सकते हैं सर ना, क्या यानी वेट- कंपोस्ट? हाँ हाँ, तो हमें खोदने के पहले डालना चाहिए था। अच्छा जैसे हम ये फ्लैट खेत है, हाँ अब हमने ऐसे बिखेर दिया, अब हम इसको खोद देंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर मिक्स हो हाँ, इसलिए जाएगा। तो आपने कहा मिक्स होने रोटावेटर के लिए चलाने अलग के से आपको कोई कसरत नहीं करना नहीं करनी पड़ेगी। पड़ेगी। जी, सही कहा सर आपने। तो पहले हमें कंपोस्टिंग डाल देनी है और फिर अगेन हमें मतलब उसको वो करना है। हाँ, और अगर एकदम सूखा खेत है भाई, तो फिर आप एक बार सब क्लीन करके पहले एक मॉइस्चर दे दीजिए हल्का सा, 2-3 इंच तक की मिट्टी गीली हो जाए और फिर जाके कंपोस्टिंग फैला दीजिए 2 दिन के बाद, क्योंकि वो 2 दिन के पहले तो गीला रहेगा, 2 दिन में थोड़ा सा मिट्टी फूल जाएगी बढ़िया, और फिर आप कंपोस्टिंग डाल के और फिर आप रोटावेटर कर दीजिए। तो बढ़िया क्या है कि वो मिट्टी में सारी चीज़ मटेरियल अपना मिक्स हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग जो है बेड को शेप दे देंगे। शेप देने का मतलब ये होता है कि पावर टिलर चलाया, फिर हमने बीच में से फावड़ा अपना खींच दिया, तो वो नाली टाइप की बन जाएगी। फिर आप उसमें जहाँ चलने लग जाओगे तो ये मिट्टी दब जाएगी और ये अपने आप 5-3 इंची हो जाएगी, ठीक है। सो ये करके फिर हम इस पे सीड लगाएंगे। सर तो, एक हाँ, सवाल है बस खाली, हाँ। अगर बेड 3 इंच से ज्यादा 4 इंची हो गई या 5 इंच हो गई, कोई तकलीफ सर? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। देखो ये जो अपना कंपोस्ट है, ये फॉस्फो कंपोस्ट, इसको वर्मी फॉस बोलते हैं अपन, है ना, वर्मी फॉस। सर ये कैसे बनता है? ये अभी अलग टॉपिक है, तो ये बहुत लंबी चर्चा है, हम लोग फिर करेंगे इस पे डिस्कस। तो इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे फैलाना है ताकि पूरे बेड पे ये स्प्रेड हो जाए। और जब आपका ओपन खेत होता है हाँ सर, तो फिर तो आपको फैलाना फैला है, ही नहीं है सर। कोई ये दिक्कत नहीं है कि भाई नीचे ना गिर जाए, बाजू में ना गिर जाए, हाँ आपको तो बस स्प्रेड करना है ओवरऑल। इतना मोटा आपको बिछाना है। डोज रहेगा 5 टन 2 टन पर एकड़ वर्मी फॉस, 500 किलोग्राम आपका जो है कचरे से बनी हुई पोटास वाली खाद, वो बनाना बताएंगे, अभी आपको सिखाएंगे। पर अभी आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं कि कितना डोज डालना है। बर्मी 2 टन वर्मी फॉस, ठीक है, वर्मी फॉस। और 500 kg आपको डालनी है पोटास वाली खाद, है ना, जैविक पोटास, जो हम तैयार करेंगे सर, जो अभी बताएंगे आपको फार्मूला। फिर उसके बाद आपको चाहिए है 5 ट्रॉली, मतलब 10 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर की पची हुई खाद, कंपोस्ट, मतलब जो नॉर्मल जो काउडंक होता है ना, वो कंपोस्ट किया हुआ। कितना सर वो 5 ट्रॉली मतलब 10 टन, एक ट्रॉली में 2 टन आता है। मतलब ये सर 1 एकड़ के हिसाब से ये रेशियो है 1 एकड़ के हिसाब से बजट होता है। हमारे यहाँ तो 5 टन आ जाता है एक ट्रॉली में। तो वो बड़ी ट्रॉली है तो 2 ट्रॉली। नहीं जी, वो ट्रंक है ना 10 टायरी। 5 ट्रॉली में वेट कितना बता रहे 2 हैं? ट्रॉली आप ले लेना खाली। फिर 5 हमको ट्रॉली तो में 10 टन वजन कितना चाहिए, बताया? इसलिए वजन और ट्रॉली दोनों बता दिया 5 हमने। ट्रॉली में वजन कितना बताया शर्मा जी? 10 टन। 10 टन। हाँ, 5 ट्रॉली। फिर उसके बाद आपको देखो 3 चीज हो गई, 2 टन ये हो गया, 10 टन वो हो गया, हाँ सर, और 500 किलोग्राम पोटास वाली खाद पोटास हो वाली गई। खाद सर। अब इसके बाद अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो 2 टन वर्मी कंपोस्ट डलेगा, फिर वो 3 ट्रॉली गोबर की खाद कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब 6 ये टन हमारे कम पास हो सब्स्टिट्यूट जाएगी। ऑप्शन सर हुआ क्या, या हाँ। तो अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं हो हाँ, तो हम 5 टन से हम जाएं हाँ जी। उसमें, और नहीं तो हमारे 3 बिल्कुल। टन कम कर देंगे। बिल्कुल 3 टन उसको कम कर दो। फिर इसके बाद अगर आपके पास बेम्बू की खाद बनाने की व्यवस्था है, जो मैंने आपको बताया था, या जो बरगद के पेड़ की पत्तियों का बनाया हाँ, हमने, सेल्यूलोज सर वो है, तो वो भी लगभग जो भी डोज है वो टोटल कंप्लीट 10 किलो का वो इसमें मिक्सचर में हमें मिला लेनी है।
और फिर इस कंप्लीट मिक्सचर को ब्रॉडकास्ट करवा दो पूरे। मतलब सर वन टाइम बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द फ्लोरिंग हाँ। वो हमारा एक बस। फुल सप्लीमेंट्री सेट हो गया ये बेसल डोज कहलाता है बेसिकली। इससे प्लांट जो है ना पूरे बुढ़ापे तक अपना बेस बना के रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसल डोज। हाँ, एक लाइफ साइकिल चल जाएगा। एक पूरा साल भर चलने वाला है इससे। तो हमें ये बेसल डोज स्टार्टिंग में फसल बोने से पूर्व नमी युक्त खेत में देना है। ये इसकी सावधानी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, छाया में, पेड़ की छाया में या शेड में, वहीं पे गोबर डंप करा लिया, कंपोस्ट, वहीं पर ये वर्मी फॉस मिला दिया, वहीं पर पोटास की खाद मिला दी, उसी ढेर में जो है ना हमने अपना जीवाणु वाला खाद मिला दिया, और बस सबको थोड़ा सा फावड़े से और बस भर भर के वो फेंकते गए, ऐसे करके करना। सर फावड़ा जगह मैं सोचा था मेरे पास सिमेंट वाला वो घोलने वाला मशीन पड़ा है। जो भी हो मिक्स करके वो कर लेना अपना, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब ये करने के बाद जो है इसको प्रॉपर मिलाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम खोदेंगे ना तो ये तो ऑटोमेटिकली मतलब अपना मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर इसको आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होगा उनका, वो तो कटने के बाद भी चलता है कोई सीढ़ियाँ खाएंगी फिर? नहीं, कोई कुछ नहीं खाएगा, वो अभी नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाता है तुरंत। वो मॉइस्चराइजर ढूंढने के लिए नीचे भागता है ना, ठंडे ढूंढने के लिए। अंधेरा किधर है, समाधि ले लेता है अंदर जाके। लो जरा इसको इतना कर दो। मनोज भाई ले लो। मनोज भाई कहाँ गए? अब देखो वीडियो बना रहा है। बिल्कुल फुल तैयार। ये हमारा जो है समझ लो कि फील्ड अब रेडी हो गई, बेड हमारे रेडी हो गए, बस इतना ही रहने दो। ये इधर का पार्ट कर दो बस केवल, हाँ ये वाला। सर ये चलने की जगह में नहीं डालना, नहीं उसमें डालने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेड तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी क्रॉप को सेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम ज़मीन के अंदर वाली क्रॉप को सेट करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर वाली क्रॉप हम क्या लगा रहे हैं, मान के चलो अदरक लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, कचूर लगा रहे हैं, या फिर अरबी लगा रहे हैं। अभी हम आपको अरबी का ट्रायल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये अरबी की फसल, इसमें रखो अभी, ये अरबी की फसल है। अभी इसको पहले तो हमें ट्रीट करना है, सबसे पहला काम। कोई भी बीज है, जो भी बीज आप लगाते हो, एक बात कॉमन आप ध्यान से सुन लो, समझ लो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मतलब अध्ययन भी किया है हमने और इस पे काम भी किया है, और ये बहुत साइंटिफिक भी है। देखो हमने आपको दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। पहला तो एक एनर्जी है ना, जो हमने गाय में ढूंढी, सब जगह केंद्र बिंदु एनर्जी है। दूसरा हमने स्वावलंबन बोला आपको, ठीक है। इन दो शब्दों पर आपको हर जगह पर जोर लगानी है कि भाई हाँ ये है। अब जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो जो बीज होते हैं हमारे, ये भी तो क्या है, एनर्जी तो ही है। जब ये ज़मीन में जाते हैं तो अपनी एनर्जी से ही तो ये जो है पौधे बन पाते हैं, बराबर ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी ड्राई सीड्स है, जो भी ड्राई सीड्स मतलब सूखे बीज, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गई, चौलाई हो गई, ककड़ी हो गई, करेला हो गया, भिंडी हो गई, इन सब के बीज कैसे होते हैं, सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इन सारे ड्राई बीजों को पहले आप 3 घंटे तक कड़ी धूप दिखाओगे। बीज चाहे देसी हो और चाहे तो हाइब्रिड हो, ठीक है, कोई भी बीज हो, 3 घंटे तक कड़ी धूप में इनको दिखाना है पहले। इस विधि को आप सन थेरेपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इससे क्या होता है कि जब सन इस पे पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो बीज में एक एटॉमिक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और जब आप फिर उसको सीडलिंग करते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो आप उसका जर्मिनेशन का फ़र्क देख लेना। आप 100 बीजों को खुद से प्रयोग करना, लगा देना आप ऐसे ही डायरेक्टली, और 100 बीजों को 3 घंटे की धूप दिखा के फिर लगाना, और दोनों का जर्मिनेशन देखना टाइम के हिसाब से और उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप देखोगे कि जो उनको धूप दी थी वो बीज बहुत फास्ट उगे हैं और उनकी हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो ऐसे डायरेक्ट लगाए थे वो थोड़े मतलब लेट उग रहे हैं और कमज़ोर से उग रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी बीजों के साथ करना आवश्यक है। अब हमने एक शब्द यहाँ पर बोला ड्राई, मतलब सूखे बीज के साथ है ये कंडीशन। ऐसे नहीं कि आप अदरक जाके सुखाने लग जाओ, लहसुन अदरक ये तो सुखा सकते ना, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना। तो कई भाई ने किया भी है ये, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो फ़ोन पे उन्होंने बोला सर हमने ट्रीट कर लिया बीज, बोले हमने क्या कैसे किया, बोले पहले 2 दिन से हम डाल के रखे धूप में। मैंने कहा तो ये गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने बोला ड्राई। और फिर ये वाले जो सीड हैं इनको धूप नहीं दिखानी, इनको केवल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है जो ड्राई बीजों के साथ में है। अगर बीज हाइब्रिड है, ठीक है, और आप नेचुरल फार्मिंग जैविक खेती कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए, धूप में दिखाने के बाद बीजों को पहले 12 घंटे तक ताजे गौमूत्र में डुबा के रखिए।
ठीक है, कोशिश करिए ताज़ा गौमूत्र, अगर ना हो तो पुराने में भी फिर चल जाएगा। पुराने में थोड़ी क्या एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो फिर मतलब बीजों की सेहत के लिए थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर ज़्यादा देर तक डूबा रहा तो अगर ताज़ा गौमूत्र मिले तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसको लगभग 12 घंटे तक, जैसे हमें कल लगाने हैं बीज, तो हमने क्या किया, अभी जाके उनको रात्रि में डुबा के रख दिया गौमूत्र में। पहले दिन में सुखा लिया और फिर रात्रि में डुबा के रख दिया और दूसरे दिन उठा के ट्रीटमेंट कर लिया। तो ट्रीटमेंट सबसे लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। और ट्रीटमेंट के पहले ड्राई बीजों के साथ क्या है, 3 घंटा सुखाना फिर ट्रीटमेंट करना है। और हाइब्रिड बीजों के साथ में क्या है, ड्राई करना, सुखाना 3 घंटे तक और फिर उसके बाद 12 घंटे गौमूत्र में डूबना, फिर जाके ट्रीटमेंट करना। समझ में आ गई ना बात। और इन वाले बीजों के लिए सीधा ट्रीटमेंट करना, ठीक है, क्लियर। जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, लहसुन हुआ, ग्रीन गार्लिक हुआ, ग्रीन प्याज हुआ, है ना, इस तरह की सारी चीज़ें, हल्दी वगैरह हुई, सब, हाँ सब। तो ये करना, हल्दी, लहसुन और क्या कैसा, सब जो मतलब जो गीले होते हैं जिनमें नमी होती है, आलू भी होगा इसी में, जमीन में नीचे दबाना बस। हाँ, आलू भी होगा, शकलकंद भी होगा, ठीक है, ये सारे जो कंद से लगती हैं जो चीजें, शकलकंद, शकरकंदी, हाँ, रतालू, हाँ रतालू, वो सब। तो ये करके हमें ये करना है, ट्रीट करना है। अब जब हम ये इतनी प्रोसेस समझ चुके ट्रीटमेंट के पहले की, अब ट्रीटमेंट कैसे करना, तो ट्रीटमेंट के लिए कई सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले, लेकिन जो हमने तैयार किया फार्मूला वो हम आपको शेयर करते हैं अपने अनुभव के साथ में। देखो, पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज़ लिए किए, तो उसमें कहीं कोई तकलीफ़ आ रही थी, कहीं कोई चीज़ छूट जा रही थी, कहीं कोई चीज़ छूट जा रही थी। तो अब जो सबसे रिच फार्मूला है आज की डेट का, ठीक है, कल अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो कल की बात है, लेकिन आज तक का जो रिच फार्मूला है वो ये है कि आप सबसे पहले नंबर गौमूत्र लें। गौमूत्र में कई तरह की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो ये सबसे पहले हमारा हो गया गौमूत्र फ्रेश, हाँ, फ्रेश या पुराना दोनों चल जाएगा। फिर इसी में हम लेते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में क्या क्वालिटी होती है, क्यों लेना चाहिए, ये एंटी फंगल होता है, हाँ, ये फंगस को नहीं लगने देता। जैसे हम बीज डाला और ज़मीन के अंदर जो फंगस होती है, कई बार जो है ना फंगस से बीज खराब हो जाता है, तो ये फंगस नहीं लगने देता, एंटी फंगल होता है कोरिएंडर पाउडर। तो पिसा हुआ होना चाहिए, अच्छा बारीक डस्ट होनी चाहिए। तो लगभग 2 लीटर गौमूत्र लिया, 2 लीटर में 250 ग्राम ये मिलानी है, 250 ग्राम हम फिर लेंगे मिर्ची का पाउडर, हरा, बिल्कुल एकदम तीखा लाल पाउडर, जो बिल्कुल हाँ, बहुत तीखी वाली मिर्ची लेनी है, जो बहुत तेज हो। तो उसके मान से आपको ये लेना है। जैसे अभी 1 एकड़ के बीज का कल्टीवेशन करना है तो ठीक है साहब, 250 और 2 लीटर का कॉम्बिनेशन ले लिया। अभी बीज की क्वांटिटी इतनी सी है, जैसे टमाटर के बीज लगाओगे तो 60 ग्राम बीज लगना है 1 एकड़ में, इतना सा, तो 2 लीटर में तो वो ऐसे तैरता रहेगा। तो हमको क्या करना, फिर उसकी मात्रा इसकी क्वांटिटी के हिसाब से घटा के और फिर अपनी समझ के हिसाब से उसको लेनी है कि भाई इतने से बीज हैं तो इतना ही सा लिक्विड बनाते हैं। 4 चम्मच गौमूत्र ले लेते हैं, आधी चम्मच ये ले लेते हैं, आधी चम्मच वो ले लेते हैं। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। तो अभी जैसे जितना हमें करना उसके हिसाब से ये हम लेके आए हैं। तो ये इसमें हम धनिया पाउडर डालते हैं, ये हमने डाल दिया, और उठा के हम फिर इसमें मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और फिर इसको अच्छा प्रॉपर घोल देंगे, ठीक है। ये धनिया पाउडर बाजार का अपना ही नहीं, ये सब अपना है भाई। नहीं, अपने घर के बाजार में तो पता नहीं किसी नाम बोलते हैं धनिया, उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नहीं, ये अपना ही है, ठीक है, अपना ही धनिया है, अपनी चक्की से पिसा हुआ है और अपना ही गौमूत्र है, ठीक है। ये हमने इसको जो है ये कर दिया और इसको 10 मिनट तक लगभग घोल के रखना है। और इसमें एक सावधानी जरूर रखना कि अगर आपके थोड़े बहुत हाथ कहीं से कटे वटे हों या इस तरह का कुछ हो तो वो फिर आप ग्लव्स पहन के करें, और नहीं तो आप ग्लव्स पहन के ही करें, नहीं तो पता चला ये करके और फिर बस धो धा के हाथ थोड़ा सा आपने आंखें खुजला ली तो फिर 2-3 दिन तक परेशान होगा। तो आप अच्छे भले में आप भी ट्रीट हो जाएंगे। आपने एक बार इसमें गुड़ भी बताया था। हाँ, वो गुड़ जो है ना पुराना फार्मूला है, अपडेट हो गया ये अपडेट हो गया। सर, ये धूप में अगर प्रोसेस किया तो कुछ नहीं, धूप में नहीं, ये सारी प्रोसेस छाया में होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, जितनी भी सब्जी, अनाज, फल, फूल के जो बीज होंगे वो सारे ट्रीट होंगे कैसे, इस फार्मूले से। और जो बीज हमारे गीले होंगे, गीले मतलब जो मॉइस्चर रहता है जिनके अंदर, उनके लिए, हाँ, उनके लिए आप इससे भी कर सकते हो
और नहीं तो इनका स्पेशल ट्रीटमेंट है। स्पेशल ट्रीटमेंट ये है कि 10 लीटर लो आप पानी और 1 किलो उसमें मिलाओ चूना पत्थर और उसको अच्छा भिगो लो, मतलब तो वो चूना पानी बन गया। अब उस चूना पानी में ये मटेरियल को 10 मिनट तक आप डिप करके रखोगे और फिर निकालोगे और फिर जाके 10 मिनट तक इसको फैला के रखोगे। चूना तो ठंडा होना चाहिए ना सर। हाँ? पत्थर जो है चूना ठंडा हो जाने के बाद ना सर। हाँ हाँ, ठंडा होने के बाद ही करोगे, ऐसे गर्म में थोड़ी आप हाथ डाल पाओगे। तो मतलब नॉर्मल हो जाए, जब थोड़ा हल्का सा स्टीम रहे तो चलेगा। तो वो घोल लिया आपने और फिर इसको बीजों को 10 मिनट तक उसमें डुबा के रखना है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा फंगस लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर के कारण जो है फंगस जल्दी लगती है। तो इसलिए हम लोग इनको चूना पानी से ट्रीट करते हैं। चूना जो है ना फंगस को लगने नहीं देता है और इसके आसपास का जो वातावरण है वो बढ़िया बना के रखता है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर को नहीं होने देता है, गर्म रखता है। हाँ हीटेड रखता है। तो इसलिए फंगस नहीं लग पाती है। तो चूना पानी का इससे ट्रीटमेंट करें। अदरक का है, हल्दी का है, अरबी का है, इस तरह की सारी फसलों का, ठीक है। और बाकी की जितनी फिर बचती हैं वो हम इससे करेंगे, ठीक है। और इससे जो है इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो इसका भी कर सकते हैं, मतलब कंद वाली फसलों का भी कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल है। तो आप चाहें तो स्पेशल ही करें तो ज़्यादा बेटर है इनका ट्रीटमेंट। सर एक ठीक है? क्वेश्चन है जो हाँ। वो हमारे साइड होते हैं गन्ना, हम्म। गन्ना किस चीज़ से ट्रीट करें? गन्ना इसी से करो, सॉरी इससे चूना वाले से। जी जी हाँ, ठीक क्योंकि चूना में गन्ने में भी जो है ना फंगस बहुत आती है ज़मीन के अंदर। जिसमें मॉइस्चर हो उसका ट्रीटमेंट चूना पानी से ही करो। है, ठीक है। टैगलाइन ही बना दो, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर कंद वाली फसलों के बीज इसमें डालेंगे और इनको लगभग 10 मिनट तक इसमें डला रहने देंगे, है ना। बस यही है। एकदम डाल के तुरंत नहीं निकालना इसको। इसमें डला रहने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि हाँ ये पूरा एकदम एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, बस ये है इसका मकसद, है ना। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें, ये इस पे पैर मत रखो आप, ये बेड है यार, अभी खोद खाद करना है, आप पीट रहे हो। हाँ, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, देखो हमने मिर्ची इसलिए लगाई है क्योंकि क्या होता है कि जैसे चींटी है, चिंटा है, या कोई भी ऐसी चिड़िया है, पक्षी हैं, कई बार क्या होता है ये जो है बीज को जैसे ही आपने खेत बोया और पीछे से जाके वो निकाल के चुन चुन के खा जाते हैं। तो ये हमने अपने खेत में ही जाके पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे थे। हमने बोनी किया, पता चला मोर बैठी और चना चुन चुन के ले गई। तो अब वो गुड़ रहता था उसके साथ में, तो उनको और मजा आता था। अच्छा, गुड़ हम लगाते थे इसलिए कि इसको सेल्यूलोज ग्लूकोज मिल जाए, तो वो एकदम प्लांट हेल्दी निकले। तो जो निकलता था वो तो हेल्दी निकलता था, लेकिन 100 डालते थे तो पता चला 10 निकले, 90 खा गए। तो वो गड़बड़ हो रही थी। फिर हमने मिर्ची लगाना चालू किया। अब मिर्ची लगा देते हैं तो मिर्ची इंसान को छोड़कर और कोई मिर्ची खाना पसंद नहीं करता, ना पशु पक्षी ना जानवर। किसी भी तोते को तो आपने खिलाना सिखाया, वो थोड़ी पहले सिखाता है। वो तो इंसान की क्रियाक्रम है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी सिखा देता है। तो मिर्ची कोई नहीं खाता है जनरली। आपने किसी को देखा वो मिर्ची खाते तो बता दो। गाय का भी मिर्ची नहीं खाती, आप रख दो वो नहीं खाएगी, ठीक है। सो मिर्ची जो है कोई पसंद नहीं करता है। तो मिर्ची आप इसके ऊपर अगर लेप कर देते हैं तो फिर वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर तोते वगैरह चुनते नहीं हैं, मतलब जो भी है पशु पक्षी या चींटी चिंटा दीमक वगैरह ये सब नहीं लगते। तो ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर हुआ और अब हम पिछले 2 साल से इसी को कर रहे हैं और काफ़ी इसमें हमें सफलता भी मिली है, ठीक है। सर गुड़ नहीं मिला सकते हैं? नहीं, गुड़ मिलाएंगे तो मिर्ची का इफेक्ट खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, फिर मिर्ची का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये इसमें रखो, ये वाले बीज, ये एक इसमें रख लो, ये वाले एक इसमें रख लो, और थाली हमें खाली करके दो। हाँ, उनको नीचे रख लो। अभी क्या क्या बीज लिया है सर? अभी देखो, एक लीफी वेजिटेबल है, पत्ती वाली सब्जी ऊपर के लिए, एक है हमारी क्रीपर्स सबसे ऊपर के लिए, एक है कंद वाली फसल। 5 लिए हैं हम लोगों ने, 1 2 3 4, और एक वो हाथ में उनके पपीता छोड़ के 5, वो भी क्रीपर्स है, ककड़ी है वो। हाँ, थाली में। ये हम इसको निकाल के वाले ट्रीटमेंट में भी मतलब 10 मिनट रखना 10 मिनट, सब में 10 मिनट तो इसमें डाल के रखना और 10 मिनट फिर ऐसे निकाल के भी रखना, तुरंत नहीं लगाना।
और कितने समय के अंदर लगना चाहिए ये 6 घंटे के अंदर फिर लग जाए। ट्रीटमेंट करके छाव में सुखाना है। छाया में तिरपाल बिछा दो, फैला के डाल दो ऐसे ही, या फर्श बना हो आपके पास अगर तो बस ऐसे ही निकाल के और फर्श पे फैला दो, वो भी कर सकते हैं। केचुए से तो प्रॉब्लम है? नहीं, केचुए तो जहाँ मिर्ची लगेगी भाग जाएगा, वो थोड़ी ना वहीं बैठा रहेगा, उसके पास भी तो दिमाग, पैर, हाथ सब कुछ है भगवान ने। मतलब सच है ना? हम लोग पहचानते नहीं, बस उतना प्रॉब्लम है। उसके पास क्या क्या नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, बट ठीक है। हमें घुस जाना चाहिए दिमाग में। हाँ भाई भाग जाएगा, सही। धान और गेहूं का सेम है ना ट्रीटमेंट? सबका सेम प्रोटोकॉल है। सर गेहूँ तो जैसे ज़्यादा हो, गेहूँ तो गिल्लियों के बिजाई कैसे करेंगे? तो ढेरी लगा दो और बस ये 2 लीटर का ऐसा छिड़काव किया। गेहूं का हो जा, हम उधर बिजाई करे, मोदी में डाल दे और जाकर बहुत जल्दी इल्यूमिनेशन आवे। आप तो ढेर लगाओ बीज का और बस ये छिड़क दो बीज के ऊपर और बस हाथ से ऐसे मैश कर दो तो लेप हो जाता है उसका। हाँ। हो जा भाई। और जो बीज थोड़ी क्वांटिटी में है तो डुबा के और फिर निकाल दो। टोपी का डिब्बा आता था एक तरह से पूरा, वो हाँ वैसे करते थे, वो करते थे। वाली जो मशीन है उससे भी करते हैं। उससे भी कर सकते हैं, नहीं वैसे ही मोदी में डाल देता हूं। सब अपने अपने 4 से 5 दिन जल्दी वो आता है। सब के लिए सेम, पानी की होती नहीं, सबके लिए सेम। ये यूज नहीं करते गाय का, लेकिन ये बीज को अंकुरित करके नहीं लगा सकते? अंकुरित करके 10-12 घंटे डाल देते जैसे रात में भिगा देते हैं अंकुरित करके सीड डैमेज होता है। ये हमारी गलतफहमी है कि एक रात पहले भिगा देंगे तो जल्दी आ जाएगा, पर डैमेज होता है उसमें जर्मिनेशन। एक बार जैसे अगर इसका अंकुरण आ गया और फिर आप रखोगे, मिलाओगे, लगाओगे, उसमें डैमेज होता ही है। हाइब्रिड सिरप, हाइब्रिड तो फिर सिरप उसको 12 घंटे हम लोगों को अपना भिगो हाँ, जाके वो भिगो के इसलिए रखना है क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है वो निकल जाए। किसको? इसलिए हाँ थोड़ा तो करना, अरे 1 लीटर करना है, ज़्यादा नहीं, वैसे 1 लीटर छिड़काव जैसे हाँ ट्रीटमेंट फिर करना टॉपिक कर करते हैं, टॉपिक का वो तो सप्लाई करना ही करता करना है। और टॉपिक का सर टॉपिक जो गेहूं अगर है उसको इसमें डुबाना है, ऊपर से छिड़काव करना है उसके लिए, उसके ऊपर 1 लीटर का छिड़काव टॉपिक छिड़काव होगा। गेहूं इतने से में कैसे डूबेगा? हाथ मार के यार टॉपिक कर दे, वही सिस्टम है। स्प्रे मार देंगे बेचारी का। स्प्रे करके आप वो कर दीजिए बस। सर एक ही दिन लगेगा सब ये? हाँ सेम डे जितना आप लगा सकते हैं, मान के चलो सारे 5 आपने ट्रीट कर लिए और एक साथ में खेत में ले जाओ। अपने को पता 5 केजी लगा इसका, तो 5 केजी तैयार कर लो, कल लगेगा 5 केजी, कल तैयार कर लो। ये इनको भी डाल देते हैं ना। चलिए ये जब तक ट्रीट होते हैं हम लोग ये वाली जब तक लगाते हैं, ठीक है। इनको डला देंगे, ये सीड अभी नहीं जरूरत है। विनोद है यहाँ पे, विनोद जी। अच्छा देखो, अब ये कंद वाली जो फसल लगानी है हमें, सॉरी ये है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और रखा है। ये जो अभी आप डाले वो कौन सा बीज है? ये पालक पालक का है ना। तो ये लता वाली फसल है, जैसे परवल है, कुंदरू है, ककोरा है, ये सब जो है ना लता से लगती हैं। और करेला है, ये सब बीज से लगेंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी कलम बनानी होती है। तो कलम बनाने के लिए हम क्या काटते हैं, 2 गांठों के बीच से इसकी कटिंग करते हैं। तो जैसे हमने एक गांठ के बीच में यहाँ से इसको काटा, अगली गांठ इसके यहाँ पे थी, काट के फिर हमें क्या करना, 1 2 3 और 4 गांठ कम से कम, सॉरी मतलब एक आइडियली 4 गांठ छोड़ना चाहिए, और नहीं तो 3 गांठ में भी काम चल जाएगा। तो 3 गांठ में क्या करते हैं, 2 गांठ ज़मीन के अंदर डालते हैं और 1 गांठ ज़मीन के ऊपर रहने देते हैं। तो उसी से जो है ना ये ब्रांचिंग निकलती है। और अगर 4 हैं तो फिर 2 ऑप्शंस, 2 ज़मीन के अंदर और 2 ज़मीन के ऊपर। ये फार्मूला किसी भी ट्री के लिए, सबके लिए? नहीं, जो लता वाली होंगी ना उनके लिए होता है केवल ये, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 गांठ लगा रहे हैं, ठीक। ये तो 1 डालेंगे ज़मीन के अंदर, सॉरी गलत बोल गए हम, 1 ज़मीन के अंदर और 2 ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ऊपर ऑप्शंस रखना पड़ता है निकलने के लिए। ज़मीन के अंदर तो जो है सो उसमें जड़ पकड़नी है, 1 डालोगे तो 1 से पकड़ेगी, 2 डालोगे तो 2 से पकड़ेगी। लेकिन ऊपर में चक्कर क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी लगाया,
अभी इसको जड़ पकड़ने में लग गए 7-8 दिन, तब तक जो है ना ये ऊपर से सूखने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से सूखते सूखते ये गठान भी सूख गई, तो आपके पास विकल्प खत्म है। तो 2 इसलिए ऊपर रखना और 1 ज़मीन के अंदर डालना, और अगर 4 गांठ हैं तो 2 ऊपर 2 नीचे। सर एक नीचे 3 ऊपर ऐसा नहीं रख सकते ना? हैं? एक जैसे 4 नहीं है नहीं तो नहीं नहीं नहीं, 4 की कंडीशन में 2 तो ऊपर चाहिए ही चाहिए। 3 नहीं रख सकते? नहीं 3 नहीं रख सकते, 3 भी रखो, अगर 5 है तो 3 रख दो फिर। सर इसका कोई बीज कोई नहीं? नहीं बीज नहीं, इसकी बेल लगती है। अब देखो जब हम बेल वाली कंद वाली फसल लगाएंगे तो एक और थोड़ा सा आपको वो करना चाहिए कि जब भी आप बीज लगाएं तो जूता चप्पल आप अपनी फील्ड में ना पहन के लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो ये जो फसलें होती हैं ना ये भी बहुत सेंसिटिव होती हैं। आप जितना इनको पॉजिटिवली वेव दे के काम करोगे ना ये उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे आपकी मतलब ईल्ड पर। तो इसलिए जूता चप्पल पहन के जब पूरी फील्ड रेडी हो जाए तब फिर आप ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये फील्ड इतनी बढ़िया हो जाती है कि फिर हो जाती है। हाँ फिर तो आपका खाना खाने का मन करने लगेगा 2 महीने के बाद कि हम यहीं बैठ के टिफिन अपना खाएं। ठीक है, तो ये एक बीजों का सम्मान भी होता है और एक एनर्जी का रिफ्लेक्शन भी होता है। अब जब हम कंद वाली फसल लगाएंगे तो पहले हमने अपना बेड तैयार कर लिया, तो क्या करना है इसको, यहाँ से बेड स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ से 3 इंच जगह छोड़कर, लगभग इतनी जगह छोड़कर यहाँ से हम शुरू करेंगे और ऐसे ही उस तरफ भी करेंगे। जहाँ से बेड स्टार्ट हो रहा है बेड से 3 इंच अंदर, इसलिए क्योंकि ये बेड चलने में और जो है बारिश गिरेगी तो सबसे पहले, क्योंकि इसका कर्व ऐसा है ना, तो ये ही मिट्टी पता चला यहाँ लगा के बैठ गए, थोड़ा ढका था, बारिश गिरी तो ये ऊपर आ गया, ऊपर आते 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 पता चला बह गया कभी। तो इसलिए बेड स्टार्ट जहाँ से हो रहा है उसके 3 इंच अंदर से आपको मतलब बिजाई करनी है। अब तरीका तो ये है कि जब हम नए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये रख लिया हमने 3 इंच अंदर, फिर हमें इसकी और इसकी दूरी रखनी है 6 इंच। तो ये दोनों चारों उंगलियों को आप जोड़ दोगे तो 8 उंगलियां मिला के 6 इंच हो जाएगा। तो अंगला आपको यहाँ रखना है, ठीक है, फिर आपने ये जोड़ के फिर ये डिसाइड किया ये यहाँ रखना है। तो ऐसे पहले आपने क्या किया, 6-6 इंच के अंतर से पहले इसको ऊपर रख लिया ताकि हमें दिख जाए कि ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है। नहीं तो हमने जैसे मान के चलो यहाँ पे इसको पहले लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, डूब जाएगा तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से 6 इंच है कि यहाँ से, तो उसमें आपका आदमी जो है उसी में दिमाग लगाता रहेगा और टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले फटाफट रख लो ताकि जो है हमें दिख जाए। अच्छा, अब यहाँ से भी 6 इंच चाहिए, ये भी 6 इंच चाहिए, ये भी 6 इंच, मतलब आपस में जो दूरी है वो सबकी 6-6 इंच चाहिए अपन को। तो ये अपन पहले हर एक के केस में, अदरक हो चाहे हल्दी हो चाहे अरबी हो, ऐसे अपन ने फटाफट रख लिया और फिर जाके हम इसको फिर दबा देंगे जल्दी। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये ध्यान नहीं करोगे कि भाई 6 इंच किधर आ रहा है, जहाँ पे भी आएगा 6 इंच वहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, लो भाई रख दो, चलो इतना ही। अब देखो, अब क्या करोगे आप, यहाँ से उठाया, यहीं पे अपन ने होल किया और लगभग इतना 2 उंगली हमको नीचे डालना, 2 उंगली नीचे डालना है इसको। ठीक है, ये अपन ने लिया ऐसे 2 उंगली, मतलब 2 इंच के आसपास की गहराई अपन को चाहिए, ये अपन ने किया। और वहीं थोड़ी ज्यादा होगी तो सर? नहीं, ज्यादा होगी तो थोड़ा लेट निकलेगा जरूर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादा नीचे डाल दोगे तो फिर नहीं निकलेगा। तो हवा चाहिए ना। अरे यार, ज्यादा नीचे क्यों डाल रहे हो, पहले ये उसका हाथ भारी है ना। नीचे आप अंदाज से 2 इंच डालो, 2 की जगह 2.5 डल गया चलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खड्डा ही खोद के डाल तो फिर तो गड़बड़ होगा। हाँ नहीं, वो नहीं आएगा। तो मेरा मोबाइल गुम हो गया। ऐसा है कि इसका मुंह ऊपर होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो कैसे भी डाल सकते हो। ऊपर डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर थोड़ा जल्दी निकलने में सहायता होगी उसको, और उल्टा सीधा डाल दिया तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर निकलेगा घूम फिर का होगा फिर घूम, हाँ वो आएगा जब। ठीक, ये अपन ने डाल दिया। अब देखो, ये तो हो गई फसल ज़मीन के अंदर कंद वाली जो 2 इंच की गहराई पे। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये अपनी जो लता वाली फसल है, जैसे अगर अपन 5 लेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी 5 की बात कर लेते हैं, तो एक तो ज़मीन के अंदर हो गई, अब एक लगेगी ऊपर जो जाले पे जाने वाली है।
तो जाले पे जाने वाली फसल हमेशा बैम्बू के पास ही लगेगी, क्योंकि इसको चढ़ाने के लिए यही एक माध्यम है। ठीक है, तो अपन ने मान के चलो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लगानी है अपन को, कुंदरू लगानी है या करेले लगाने हैं। तो हमने क्या किया कि जो बेल है, अगर बेल से हम लगा रहे हैं तो इसका समझ लेते हैं। तो इसकी कटिंग की हमने और 3 गांठें हमारे पास हैं। तो एक गांठ हम ज़मीन के अंदर डालेंगे इतना पार्ट, और ये पार्ट पूरा हम ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर जो सावधानी रखने वाली बात, अगर बेड की डायरेक्शन आपने ऐसी बनाई है तो या तो ये यहाँ लगाओगे आप या तो यहाँ लगाओगे, लेकिन ढाल किस तरफ है आपका, फॉर एग्जांपल इस तरफ है, तो ये जो है लगभग 45 डिग्री के एंगल पे लगती है, ऐसे नहीं लगती खड़ी। और ऐसे आपको लगाना भी नहीं है। कोई भी कटिंग वाली जो ब्रांचेस होती है वो हमेशा खड़ी नहीं लगाना चाहिए, इसको हल्का सा ऐसा लगाना चाहिए। इसमें क्या होता है, रूट को बनने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, और ऐसा लगा देते हैं तो रूट को बनने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर ढाल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको इसी डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे, और अगर ढाल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है, क्या है इसके पीछे का साइंस? साइंस ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश में कई बार इतनी बारिश होती है कि लगातार बारिश हो रही है। ठीक है, तो लगातार बारिश में अगर आप 3 घंटे खड़े रहते हो तो आपकी स्किन जो है ना फूल जाती है। ठीक है, जो आपके स्किन ऐसे टिश्यूज होते हैं ना जो बस निकलने वाले टाइप के हैं, वो फूलने लग जाते हैं, और आपको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, वाइट सा हो गया पूरा, और आप रगड़ोगे तो वो बिल्कुल एकदम धुलने लग जाती है स्किन। तो इससे क्या होता है कि जब 3 घंटे में आपकी स्किन गल सकती है अच्छा खासा शरीर लेने के बाद, तो इनका हालत क्या होगा सोच के देखिए। जब लगातार इन पे पानी हो रहा होगा, ये तो कितने नाजुक होते हैं, इनकी जो वाइट रूट होती हैं वो तो इतनी रेशेदार होती है कि आपने अगर थोड़े से भी जोर से पकड़ लिया तो डैमेज हो गए, इतनी नाजुक होती हैं। तो जब हम पानी की बहने की डायरेक्शन में इसको एंगल दे के लगाते हैं तो पानी जितना भी गिरता है तो ये क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है, फ्लो के साथ में इसका पानी ड्रेनेज होता जाता है। और अगर हमने अपोजिट में लगाया और पानी ऐसे बह के आ रहा तो पानी का फोर्स लगातार इस पर लगातार पड़ता रहेगा, और जब पानी का फोर्स पड़ेगा तो बरसात में आपकी ये फसल निपट जाएगी, वो बारिश में कोई प्रोडक्शन नहीं देगी। समझ गए ना, इतना बड़ा साइंस है इसका, बस खाली इतना और ऐसा करने में। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में भी आपका वो है क्या बोलते ढाल है, उसी डायरेक्शन में आपको एंगल करके ये बात लगानी है। क्लियर सर? इसका इसे नीचे गिरेगा ना, यहाँ पर बीट बनाएगा तो पानी उधर जाएगा तो इधर जाएगा, लेकिन फिर भी जब जो स्लोप होता है ना पानी का, बहाव का जो स्लोप होता है, जैसे यहाँ गिरेगा तो वो हल्का सा ऐसे जाके फिर नीचे जाएगा। तो ओवरऑल जो एक कंडीशन होती है वो कंडीशन हमें ये फॉलो करके करनी है। तो हमने ये लिया और इसको यहाँ पे ये करके रखा, और यहीं पे इसको बिल्कुल दबा देंगे जोर से, दोनों को एक साथ में करना है। बारिश ज़्यादा आ गई।